नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं दीपक अपने YouTube चैनल DS24 स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का क्लास 19वें नंबर का है। इससे पहले हम 18 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाके चेकआउट कर सकते हैं। कल का क्लास में जहाँ से हम स्टैटिक जीके स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन ये था, कौन सा था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से था। उसमें जो एक्स्ट्रा जो बात बताए थे उसमें हम उसका स्थापना 1946 में बताए थे। 1946 में नहीं हुआ था, 1906 में हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। हम वीडियो एडिटिंग में सही भी कर दिए थे, वहाँ आपको सही दिखा भी रहा होगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है, बिंदु डी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। ए बी कोई रेखाखंड है, उसका डी मिड पॉइंट है। ए और डी का आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और बी का कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रहा है। कोई भी रेखाखंड मान लीजिए ए और बी है, ए और बी है, ए है ई और ए बी है। इसका मिड पॉइंट डी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 4, डी का कोऑर्डिनेट है -1 और 3। आपसे बी का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा हुआ है। मिड पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करते थे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कर देते थे, तो हमको मिड पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट मिल जाता था। सेकेंड कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 करते थे, तो हम लोगों को सेकेंड कोऑर्डिनेट मिल जाता था मिड पॉइंट का। तो उसी फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे, कौन सा, x1 प्लस x2 होल डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमको मिड पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, पहला निर्देशांक मिलेगा, जो कि -1 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ से आप x2 निकाल लीजिएगा, क्योंकि x1 का वैल्यू 2 दिया हुआ है। आपको यहाँ से x2 और y2 का वैल्यू निकाल लेना है, उसी का कोऑर्डिनेट निकाल लेना है आपको। नेक्स्ट क्या था, आपका है y1 प्लस y2। y1 दिया हुआ है क्वेश्चन में 4, y2 का वैल्यू निकालना है, डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा। मिड पॉइंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3। ठीक है, पुट कीजिए, x1 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, 2 प्लस x2 आपको निकालना ही था, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, y1 कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, प्लस y2 का वैल्यू आपको निकालना था, डिवाइड बाई 2 कीजिएगा, बराबर 3 कीजिएगा। तो यहाँ से x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो -2 और -2 और इधर फिर आकर -2, यानी x2 का वैल्यू आपका -4 यहाँ से मिलेगा। ठीक है, और y2 कितना निकल जाएगा, y2 बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाकर 6 हो जाएगा और 6 में से 4 निकल जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा। यानी x2 y2 का वैल्यू आपको -4 और 2 मिला है। ऑप्शन नंबर डी, इसका कोऑर्डिनेट कितना मिला है, -4 और 2 मिला है आपका। नेक्स्ट क्या है, दो समरूप त्रिभुज हैं XYZ और LMN, उनका क्षेत्रफल का दिया हुआ है, LM का वैल्यू दिया हुआ है, XY पूछा है। आपको हम 1-2 क्लास पीछे बता चुके हैं कि जब भी दो ट्रायंगल समरूप हो तो हम क्या करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायंगल XYZ समरूप है ट्रायंगल LMN का। हम क्या करते थे, जो टर्म यहाँ से उठाते हैं वही टर्म यहाँ से उठाते हैं, तो XY होल डिवाइडेड बाई LM करेंगे बराबर YZ यहाँ से पीछे वाला दोनों टर्म उठाया है तो यहाँ पे पीछे वाला दोनों टर्म उठाएंगे, MN करेंगे, MN बराबर फर्स्ट और लास्ट YXZ अपॉन फर्स्ट और लास्ट LN करेंगे, बराबर किसके बराबर कर सकते हैं आप। इसका मान लीजिए कोई हाइट दिया रहता बीच का तो आप हाइट के बराबर कर सकते थे। ठीक है, मान लीजिए कोई मीडियन दिया रहता, माध्यिका दिया रहता तो उसके बराबर कर सकते थे M1 होल डिवाइडेड बाई M2। कोई पेरीमीटर दिया रहता, परिमाप दिया रहता, उसके बराबर भी आप कर सकते थे। लेकिन एरिया वाले में आप स्क्वायर रूट कीजिएगा, एरिया A1 डिवाइडेड बाई एरिया A2। ठीक है, एरिया वाले में आप स्क्वायर रूट कीजिएगा। बस आपको कुछ भी दे, उस किसी का भी रेशियो दे, एरिया दे, पेरीमीटर दे, मीडियन दे, हाइट दे, आप इसके बराबर कर सकते हैं। अगर एक दे और एक का वैल्यू पूछ ले तो आराम से आप निकाल सकते हैं।
यहाँ आप एक्स वाई एल एम बराबर अंडर रूट A1 बाई A2 कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, एल एम का वैल्यू दिया हुआ है और एरिया दोनों दिया हुआ है। आपको आराम से एक्स वाई का वैल्यू पता चल जाएगा। क्या लिखेंगे हम, एक्स वाई बटे एल एम बराबर अंडर रूट A1 कितना दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है, और A2 दिया हुआ है 9। तो आपको एल एम 9 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, एक्स वाई आपको निकालना है, एल एम 9 दिया हुआ है बराबर 49 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 7, और 9 का स्क्वायर रूट पूरा, 9 का स्क्वायर रूट पूरे का है, कितना हो जाएगा 3। तो 3 से 9 3 बार में चला जाएगा, तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स वाई का वैल्यू आपको 21 सेंटीमीटर यहाँ से मिल गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यदि 6 अंकों का संख्या इतना दिया हुआ है, 6 अंकों का संख्या है जो कि 11 से विभाज्य है, और 3 अंकों का संख्या जो कि दिया हुआ है वो 9 से विभाज्य है, तो a प्लस एक्स का मतलब जो यहाँ से a का जो मान होगा उसका और जहाँ पे x का जो मान होगा उसका दोनों को जोड़ के बताना है कितना आएगा। इस क्वेश्चन में आपको पहले तो 11 से डिविजिटिव पता होना चाहिए, और 9 से मतलब 3 से भी मालूम आपको रहेगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। जब भी आपको 11 से डिविजिबल पूछे कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, मान लीजिए कोई भी नंबर दे देगा और पूछेगा कि आपसे 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, उसका जो अल्टरनेट है ना, अल्टरनेट टर्म को जोड़ दीजिएगा, उसका सम और जो नेक्स्ट अल्टरनेट है उसका सम दोनों का बराबर आएगा। कैसे, मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है 7 3 8 A 6 A, तो अल्टरनेट टर्म जोड़िए, A मतलब पहला, तीसरा और पांचवा, ये तीनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 2A प्लस 3 आएगा। ये बराबर होगा नेक्स्ट अल्टरनेट मतलब दूसरा टर्म, चौथा टर्म और छठा टर्म के दोनों के सम के बराबर होगा। तो 6 8 14 14 और 7 21 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप a का वैल्यू निकालिए, कितना आएगा, इधर जाएगा तो 18 हो जाएगा, 18 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 9 बचेगा। a बराबर 9, कहने का मतलब है इस सवाल में कि a का वैल्यू यहाँ भी 9 रहता, यहाँ भी 9 रहता। ठीक है, तो अल्टरनेट सम करने पे इसका सम आपको बराबर आता। ठीक है, या फिर दोनों को घटाने पे, अल्टरनेट टर्म को घटाने पे आपका जो मिलेगा आपको 0 मिलेगा। कैसे, पुट करके देख लीजिए, 9 9 7 3 8 9 6 9, जोड़िए 9 2 18 18 और 3 21 आ गया। नेक्स्ट को सम कीजिए, 8 6 14 और 7 21, दोनों तरफ से आपको 21 मिल गया। ठीक है, इस तरह से आप 11 से जो डिविजिबल है उसका डिविजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, 9 से क्या कर सकते हैं, दिया हुआ है 68x, 68 और x जिसको डिविजिबल 9 से करना है, तो 3 से भी इसको समझ सकते हैं और 9 से भी कर सकते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो भी टर्म 3 से डिविजिबल होगा, जो भी संख्या 3 से डिवाइड होगा, उसका सम करने पे वो 3 के मल्टीपल में ही आएगा, जो कि उससे का क्या होगा, गुणात्मक होगा या उसका गुणज होगा। कैसे, मान लीजिए कि 180 3 से कट सकता है, कटेगा 60 बार में कट जाएगा, तो इसका सम देखिए कितना आ रहा है, 8 1 9 आ रहा है। 99 ले लीजिए जो कि ये भी 3 से कटेगा, इसका सम कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। मान लीजिए क्योंकि और टर्म लीजिए 33 ले लीजिए, इसका सम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, 18 आ रहा है, 6 आ रहा है, सब क्या है, 3 का गुणज है, 3 का मल्टीपल है। ठीक है, तो कुछ भी कीजिएगा 3 से, अगर 3 का गुणज है यानी वो 3 से कटेगा। इस केस में क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि आप यहाँ पे 6 8 14 प्लस
ऐसा क्या टर्म पुट कीजिएगा कि आपको 9 से भी डिविजिबल हो जाए, 3 से भी डिविजिबल हो जाए। ठीक है, क्या करेंगे आप, जैसे मान लीजिए कि 14 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 9 या 3। ठीक है, तो 14 में क्या जोड़िएगा कि वो 3 से भी डिविजिबल हो जाए और 9 से भी डिविजिबल हो जाए। तो 14 में 1 कीजिएगा तो 3 से तो आपको डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 14 प्लस 1 कितना होगा 15। 3 से तो हो जाएगा लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं होगा, इसीलिए आप यहाँ पे x का वैल्यू 1 पुट नहीं कर सकते हैं। 2 कीजिएगा तो 14 और 2 16 आएगा, 3 से नहीं होगा। 14 और 3 17, वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 14 और 4 18 आएगा, वो 3 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी डिविजिबल होगा। यानी कहने का मतलब है x का वैल्यू यहाँ पे आपको 4 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, जो तब जाके वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी आप 684 को 9 से भाग दे सकते हैं, ये आराम से कट जाएगा। तो यहाँ से आपको कितना मिला वैल्यू, a का वैल्यू आपको 9 मिला है और x का वैल्यू 4 मिला है। a का वैल्यू आपको 9 मिला है और x का वैल्यू आपको 4 मिला है। दोनों का समेशन पूछा था a प्लस एक्स का, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कोई निश्चित राशि पर प्रति वर्ष 10% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है। समान समय समान दर से समान राशि का साधारण ब्याज निकालना है। 10% के हिसाब से 2 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, 420 दिया हुआ है। तो आपको 10% के रेट से ही 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालना है। मान लीजिए कि हम साधारण ब्याज निकालने के लिए पहले साल का रेट 10% है, दूसरे साल का भी रेट आपको 10% होगा। तो 2 साल के बाद दोनों को जोड़िएगा तो रेट आपको 20% मिलेगा, जो कि मेरा साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में आपको ब्याज पे भी ब्याज लगता है। हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे, सक्सेसिव इंक्रीमेंट का क्रमागत आपका जो वृद्धि होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई होल डिवाइडेड बाई 100। एक्स और वाई का वैल्यू आपको 10 पुट कीजिए, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 होल डिवाइडेड बाई 100। 10 10 20 हुआ और इधर से 100 और 100 कट जाएगा तो कितना मिलेगा, 20 और 1 21% मिल गया। यहाँ पे देखिए जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, आपको 21% मिला है और साधारण ब्याज आपको 20% मिला है। क्वेश्चन में आपको 21% का वैल्यू कितना दिया हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज 420 दिया हुआ है। 21% का वैल्यू आपको क्वेश्चन में 420 दिया हुआ है, तो आपको 20% का वैल्यू यहाँ से निकाल लेना है, जो कि आपका वही आपका साधारण ब्याज होगा। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 21% का वैल्यू 420 है तो 21 दूनी 42 होगा। ठीक है, 2 से कटेगा और 0 आएगा, यानी 1% का वैल्यू आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 20 दूना 400। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एक मेथड से इसको और आप कर सकते हैं, कौन सा मेथड, ट्री मेथड। कैसे कीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि 10% है तो 10% का फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं, 1/10। तो 2 साल का दिया हुआ है, 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है, तो इसका आप स्क्वायर कर दीजिए। अगर 3 साल के लिए रहता तो क्यूब करना पड़ता, हम स्क्वायर ले लेते हैं। 10 का स्क्वायर 100 होता है। मान लीजिए कि मेरा मूलधन है, ठीक है, इस मूलधन पे आप पहले साल का रेट लगाइए 10% का, तो आप इसको 10% को 1/10 लिख सकते हैं। सेकेंड ईयर के लिए भी उसको 10% का रेट लगाइए, कितना निकलेगा ब्याज, फर्स्ट ईयर का पहले साल का ब्याज कितना जाएगा, 100 को 1/10 से गुना कीजिए, 100 को 1/10 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 10 आएगा। नेक्स्ट में सेम है, ये भी 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये आपका क्या मिला, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट मिला, साधारण ब्याज मिला। ठीक है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जो पहले साल का ब्याज है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, इस पर भी आपको यहाँ से ब्याज लगाना पड़ेगा, जो कि 10% लगेगा। 10% का मतलब 1/10 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
तो यहाँ से आप देखिए जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, कितना मिला, सिंपल इंटरेस्ट 10 10 20 मिल गया। लेकिन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, 10 20 और 1 21 मिला। यहाँ पे 21 का वैल्यू कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज 420 दिया हुआ है, तो आपको 20 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 400। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किसी मेथड से कीजिए आंसर आपको वही मिलेगा। एक खाली पूल को भरने के लिए दो नल 10 मिनट और 15 मिनट दोनों का अलग अलग टाइमिंग दिया हुआ है। पहला नल 4 मिनट के लिए खुला था, जिसके बाद वह काम करना बंद कर दिया। तो पूल भरने के लिए दूसरे नल को कितना समय लगेगा। मान लीजिए कि कोई नल ए है वो 10 मिनट लेता है और कोई नल बी है वो 15 मिनट लेता है। इसमें बोलता है कि 4 मिनट तक नल ए चला है, उसके बाद नल ए को बंद कर दिया गया है। तो जो काम बचा है अब उसको बी बोल रहा है कि कितने समय उसको करने में लगेगा, वही आपको पूछा। 10 मिनट और 15 मिनट, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम ले लीजिए, कितना आएगा, 10 15 का एलसीएम 30 ले लीजिए। तो 10 से 30 करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से 30 करना 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी ए का इफिशियंसी आया है 3 और बी का इफिशियंसी आया है 2। इफिशियंसी मतलब क्षमता, मतलब ए जो है आपका 1 मिनट में 3 काम करता है और बी 1 मिनट में 2 काम करता है। तो ए जो है वो आपका 4 मिनट के लिए काम कर रहा है। यहाँ पे ए आपका 1 मिनट में 3 काम, तो 4 मिनट में कितना काम कर लेगा, 4 तिया 12 काम कर लेगा। ठीक है, तो ए 12 काम तो करके चला गया, टोटल 30 काम था, तो 30 में से 12 निकाल दीजिए, टोटल अब 18 काम बचा हुआ है। इस 18 काम को कौन करेगा, बी करेगा। तो बी बोल रहा है कितने देर में करेगा। यहाँ पे बी 1 मिनट में 2 काम करता है। बी जो है 1 मिनट में 2 काम करता है, 2 वर्क कर देता है। तो बी को 18 वर्क करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 18 वर्क करने के लिए कितना लगेगा, इसमें 9 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 9 मिनट लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान उम्र का योग 60 वर्ष है। अब से 5 साल बाद इनका उम्र का अनुपात 5:2 दिया हुआ है। तो पुत्र की वर्तमान आयु निकालना है। पिताजी हैं और बेटा जी हैं, बेटा जी पुत्र। ठीक है, इनका वर्तमान उम्र का योग 60 वर्ष दिया हुआ है और 5 साल बाद का रेशियो दिया हुआ है। मान लीजिए 5x है और 2x है। ये कब का है, ये 5 वर्ष बाद का है। ठीक है, तो यहाँ से आप वर्तमान निकालिएगा, तो इसमें से आप 5 साल घटा दीजिए, 5x - 5 कर दीजिए, और इसमें से 5 साल घटा दीजिए, 2x - 5 कर दीजिए, जो कि ये आपका वर्तमान एज है, किसका, पिताजी का और पुत्र का, दोनों का। ठीक है, इसी का सम जो दिया हुआ है 60 वर्ष दिया हुआ है, यही ना वर्तमान है दोनों का। ठीक है, ये आपका पिताजी का है, ये आपका पुत्र का है, दोनों का सम कितना दिया हुआ है, योग कितना दिया हुआ है, 60 वर्ष दिया है। दोनों को जोड़ दीजिए तो 5x + 2x 7x होगा। अब माइनस का 5 कितना आ जाएगा, -10 बराबर 60 दिया हुआ है, तो 7x बराबर 70 होगा। 7x बराबर ये इधर चल जाएगा तो 70 हुआ, तो x का वैल्यू आपको 10 मिल गया। आपको किसका निकालना था, पुत्र का वर्तमान आयु निकालना है, यानी 2x - 5 निकालना है, 2x - 5 निकालना है। x का वैल्यू 10 पुट कीजिए, कितना आ जाएगा, 20 - 5 बराबर 15 साल का उसका बेटे का वर्तमान उम्र होगा। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से आपका स्टैटिक जीके स्टार्ट हो रहा है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, असुटेबल बॉय पुस्तक किसने लिखा था। असुटेबल बॉय किसने लिखा था, विक्रम सेठ ने लिखा था असुटेबल बॉय। इनका एक और फेमस बुक है, क्या नाम है, अ गोल्डन गेट। अ गोल्डन गेट किसका बुक है, तो आपका विक्रम सेठ, दोनों याद रखना है, और सुटेबल बॉय और गोल्डन गेट। कल के क्लास में आपको प्रेमचंद से रिलेटेड हम बुक बताए थे। प्रेमचंद्र का क्या नाम था, वास्तविक नाम क्या था,
तो धनपत राय श्रीवास्तव इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। धनपत राय श्रीवास्तव किसका नाम था? प्रेमचंद्र का। उनसे फेमस बुक एग्जाम में पूछते रहता है, कौन कौन सा था? गोदान, कर्मभूमि, आपका था शतरंज का खिलाड़ी, गबन, मानसरोवर और एक और क्या था? ईदगाह। फिर से बोलते हैं, गोदान, कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, गबन, मानसरोवर और ईदगाह। कल आपको हम एक और पुस्तक के बारे में बताए थे, कौन सा? मालगुडी डेज। किसने लिखा था? आर के नारायण ने। किसने? आर के नारायण ने। उनका कुछ और पुस्तक के नाम बताए थे, जैसे में एक तो आपका हो ही गया मालगुडी डेज। गबन बताए थे आपको, गबन नहीं सॉरी, द गाइड बताए थे। गाइड पुस्तक किनका है? आपका आर के नारायण का है। स्वामी एंड फ्रेंड्स आर के नारायण का है। द इंग्लिश टीचर है। वेंडर ऑफ स्वीट्स है। वेटिंग फॉर महात्मा है। और बैचलर ऑफ आर्ट्स है। इतना पुस्तक किससे रिलेटेड है? आर के नारायण से है। और प्रेमचंद्र का गबन, गोदान, कर्मभूमि, शतरंज का खिलाड़ी, मानसरोवर और ईदगाह। विक्रम सेठ का यहाँ से पुस्तक हो गए, अ गोल्डन गेट और अ सुटेबल बॉय। नेक्स्ट, नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से माना जाता है? आपका माना जाता है अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक जो है, अमरकंटक से पूछता है कि उत्तर में कौन सा नदी निकलता है, तो उत्तर में निकलता है सोन नदी, दक्षिण पूर्व में निकलता है महानदी और पश्चिम में निकलता है नर्मदा नदी। कौन सा? उत्तर में सोन, दक्षिण पूर्व में महानदी और पश्चिम में नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पश्चिम से बहते हुए अमरकंटक से, जो कि रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी से बहते हुए निकलती है। याद रखिएगा, कौन घाटी से? रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी से। आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहते हुए निकलती है और जाके अरब सागर में मिल जाती है। जो भी नदियाँ आपको पश्चिम साइड बहती हैं, जैसे कि आपका हो गया नर्मदा, ताप्ती, ये आपको अरब सागर में मिलने से पहले एस्चुरी का निर्माण करती है। और जो भी बंगाल खाड़ी में मिलती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये भी बात आप याद रखिएगा। नर्मदा नदी किसका जीवन रेखा कहलाती है? मध्य प्रदेश का। ठीक है। नर्मदा नदी पे फेमस जो आपका डैम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि सरदार सरोवर डैम है, इंद्र सागर डैम है, ओंकारेश्वर डैम है। कहाँ पे है? नर्मदा नदी पे है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है? जबलपुर में है, नर्मदा नदी पे ही है। मार्बल जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी पे ही है। नर्मदा नदी के किनारे जो नगर बसे हुए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो जबलपुर तो हो गए क्योंकि नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। रायगढ़ है और एक और है अंकलेश्वर। ठीक है, तीन नगर को याद रखिएगा, जबलपुर, रायगढ़ और अंकलेश्वर। ठीक है। थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप, उबेर कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है। आप बहुत सा इंपॉर्टेंट जो ट्रॉफीज़ हैं अलग अलग खेल के लिए, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए फुटबॉल का पूछता है कि फीफा कप, रोबर्ट्स कप, मर्डेका कप और सीजर्स कप, ये सब इम्पोर्टेंट आपका इंटरनेशनल है। अगर जो आप अपना देश में देखें तो सुब्रतो मुखर्जी कप होता है अपना देश में, डुरंड कप होता है, संतोष ट्रॉफी होता है और एक यूरो कप इम्पोर्टेंट है और एक कोपा अमेरिका। ठीक है, यूरो कप और कोपा अमेरिका। फिर से नाम बोलते हैं, फीफा कप, रोबर्ट्स कप, मर्डेका कप, सीजर्स कप हो गए, यूरो कप हो गए और कोपा अमेरिका। ये तो आपका इंटरनेशनल हो गया। भारत में कौन कौन सा? सुब्रतो मुखर्जी कप, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, ये सब आपका भारत में होने वाले हैं। क्रिकेट से बताइए अपना। क्रिकेट से हो जाएगा रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी हो जाएगा, आपका देवधर ट्रॉफी हो जाएगा, ईरानी ट्रॉफी हो जाएगा, विजय हजारे ट्रॉफी होगा, दिलीप ट्रॉफी होगा। ये सब ट्रॉफी आप क्रिकेट से संबंधित है। हॉकी से महाराजा रणजीत सिंह ट्रॉफी होगा, आगा खान कप इम्पोर्टेंट है, हॉकी से होगा, रंगास्वामी कप हॉकी से है, बेटन कप इम्पोर्टेंट है, ध्यानचंद कप इम्पोर्टेंट है और इंदिरा कप और नेहरू कप जो कि हॉकी से रिलेटेड है। गोल्फ है, गोल्फ में दो चीज़ याद रखिएगा, राइडर कप और वाकर कप। राइडर कप और वाकर कप किससे रिलेटेड है? गोल्फ से रिलेटेड है।
नेक्स्ट क्या है, रग्बी फुटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो जो रग्बी होता है, रग्बी में टोटल 15 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। ये भी संख्या इंपॉर्टेंट है, हर एक खेल के लिए अलग अलग संख्या में खिलाड़ियों की संख्या पूछ लेता है। तो रग्बी में तो 15 है, 11 जो है 11 प्लेयर किस किस खेल में होते हैं। तो क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया और हॉकी हो गए। 9 खिलाड़ी किस किस खेल में होते हैं। 9 खिलाड़ी आपका होते हैं खो खो में, बेसबॉल में, ठीक है, खो खो और बेसबॉल में। 7 खिलाड़ी किस खेल में होते हैं, कबड्डी में होते हैं और वाटर पोलो में होते हैं। ये बात याद रखिएगा, वाटर पोलो में 7 होते हैं, लेकिन केवल पोलो पूछे तो उसमें 4 होते हैं, ठीक है। वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, 6 प्लेयर होते हैं। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, 5 प्लेयर होते हैं, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। 9 प्लेयर किस में आपका हो जाएगा, खो खो और बेसबॉल में। 7 प्लेयर का में आपका हो जाएगा कबड्डी और वाटर पोलो, ठीक है। समान वायुमंडलीय दाब वाली मानचित्र पर अंकित रेखाएं को क्या कहते हैं, आइसोबार। ऐसा लाइन जिसपे वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका बराबर हो उसको हम आइसोबार कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको हम करा चुके हैं पहले भी, जैसे में कि कुछ ऐसे लाइन जहाँ पे आपको समान लवणता, सेम सॉल्टिनिटी पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोहेलाइन। जहाँ पे समान वर्षा होती है ऐसे लाइन को क्या कहते हैं, आइसोहाइड्स। जहाँ पे समान हिमपात होती है, बर्फबारी होते हैं, क्या कहते हैं उसको, आइसोनीफ। और ऐसे लाइन जहाँ पे समान टेम्परेचर होता है इसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्म, आइसोथर्म बोलते हैं, ठीक है। आइसोबार हो गया, आइसोहेलाइन हो गया सेम सैलिनिटी का, आइसोहाइड्स हो गया समान वर्षा का, आइसोनीफ हो गया समान हिमपात का, और आइसोथर्म हो गया आपको समान ताप का। नेक्स्ट क्या है, मानव रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। मतलब जो आपका है रियल बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा फिगर, याद रखिएगा। कहाँ पे, रेटिना पे रियल और इन्वर्टेड बनता है। कल के क्लास में आपको हम बता चुके हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट के चीज़ें दिखाई तो देती हैं लेकिन दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। उसमें क्या होता है, नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है, किसमें, निकट दृष्टि दोष में, जिसके कारण जो आपका प्रतिबिंब है रेटिना से पहले ही बन जाता है। इसीलिए हमको निकट की चीज़ें दिखाई तो देती है लेकिन दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती है। इसको ठीक करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष में हम नेत्र गोलक मेरा छोटा हो जाता है, जो मेरा प्रतिबिंब है रेटिना के पीछे चला जाता है। इसको हम सही करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। कल के क्लास में एक और क्वेश्चन कराए थे साइड मिरर का और हेडलाइट का। जो साइड मिरर होता है गाड़ी में, कौन सा दर्पण यूज करते हैं हम, उत्तल दर्पण, और गाड़ी के हेडलाइट में आपको इस्तेमाल करते हैं हम लोग अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक किस बैंक को कहा जाता है, सेंट्रल बैंक किस बैंक को कहा जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है, आरबीआई को कहा जाता है। अब बात आ गया आरबीआई का। आरबीआई से कुछ जान लीजिए, एग्जाम में आरबीआई से पूछता है कि किस अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। तो अधिनियम था 1934 का, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था, स्थापना डेट पूछता है, तो 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था। जिस समय स्थापना हुआ था उस समय इसका पहला गवर्नर कौन था, तो ओसबोर्न स्मिथ। कौन, ओसबोर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, ये भी पूछता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला भारतीय गवर्नर वो थे सीडी देशमुख, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सवाल और पूछता है, जैसे हाँ किस समिति की सिफारिश पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया था, तो समिति थी यंग हिल्टन आयोग। कौन सा, यंग हिल्टन आयोग। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। जो रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है वो आपका 2 रुपये से लेकर जो भी उससे आगे का नोट है उस पर इसी का साइन होता है, आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है। 1 रुपये के नोट पे जो पहले आते थे
उस पर फाइनेंस मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी जो होते हैं उनका साइन होता है। बाकी जो भी हो गए 2 रुपये 5 रुपये, अभी तो 2 और 5 बंद हो चुके हैं, इनके स्थान पे कौन नया अभी एंट्री किया है तो 200 रुपये और 2000 रुपये का नोट अभी एंट्री कर चुका है, ठीक है, 2016 से। तो पूछता है कि 1 रुपये के नोट पे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी उसका साइन होता है, बाकी सभी पे आरबीआई का गवर्नर का साइन होता है, ठीक है। आपको नोट से क्वेश्चन हम बता चुके हैं कि किस नोट पे किस चीज़ का छपाई होता है। 10 रुपये के नोट पे कोणार्क का सूर्य मंदिर, उससे आगे नोट 50 रुपये का, 20 रुपये के नोट पे आपका एलोरा का गुफाएं हैं, 50 रुपये पे हम्पी है, और उससे आगे 100 रुपये के नोट पे क्या चीज़ का फिगर है, रानी का बाव का है। 200 रुपये के नोट पे सांची का स्तूप का फिगर है। 500 रुपये के नोट पे लाल किला का फिगर है, और 2000 के नोट पे आपका किस चीज़ का फिगर है, मंगलयान का फिगर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, 20 पे एलोरा का गुफा, 50 पे हम्पी, 100 रुपये पे रानी के बाव, 200 रुपये पे किस चीज़ का फिगर है, 200 रुपये पे सांची का स्तूप का, 500 रुपये पे लाल किला का, और 2000 पे मंगलयान का, ठीक है। और आपको हम और बताए थे उसका क्या चीज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल हुआ था। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कब हुआ था, 1984 में। एलोरा का गुफा है 1983 में। और जो इसका हम्पी था, हम्पी 1986 में हुआ था। रानी का बाव 2014 में हुआ था। और 200 रुपये पर किसका फिगर था, सांची का स्तूप का। सांची का स्तूप आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ था 1989 में। 500 रुपये पे लाल किला का फिगर है, कब शामिल हुआ था, आपका हुआ था 2007 में। और मंगलयान 2000 पे है, वो आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है। अपने डायरी में फूल एवं बगीचों का वर्णन कौन सा शासक करता था, तो शासक था बाबर, मुगल वंश का संस्थापक बाबर। बाबर से आपको 3 से 4 लड़ाइयाँ आपको याद रखने हैं। 1526 में, 1527 में, 1528 में, 1529 में, ठीक है। पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया, ट्रिक है। मतलब पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। बाबर से आपको 4 युद्ध ये याद रखने हैं। पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया। पानीपत का युद्ध 1526 में, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में आपका घाघरा का युद्ध, और 1528 में चंदेरी का युद्ध, और 1529 में घाघरा का युद्ध, ठीक है। जिंदा पीर के नाम से किस शासक को जाना जाता है, जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है, ठीक है। और भी बहुत से राजा थे जो जिनका फेमस नाम क्या चीज़ था, तो उसके बारे में जान लीजिए। जैसे अशोक थे, कौन थे अशोक, तो अशोक आपका मौर्य वंश के राजा थे, ठीक है, बिंदुसार के बेटा थे। उनका फेमस नाम क्या है, देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी। देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी एग्जाम में पूछता है, किसका नाम है, अशोक का। समुद्रगुप्त को पता ही होगा, भारत का नेपोलियन के नाम से जानते हैं इनको। किसने कहा था, वीए स्मिथ ने कहा था। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का राजा थे, क्या कहते हैं इनको, शिलादित्य। क्या, शिलादित्य। इनका पुस्तक आपको बता चुके हैं, कौन सा, PNR मतलब प्रियदर्शिका, नागनंदा और रत्नावली। इनके दरबारी मतलब हर्षवर्धन के दरबारी कौन थे, बाणभट्ट। उनका पुस्तक कौन सा था, तो हर्षचरित और कादम्बरी, ठीक है। और हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम क्या था, लाखबख्श और मलिक भी उनको बोलते थे। कनिष्क जो कि कुषाण वंश का राजा था, उसको क्या बोलते थे, देवपुत्र बोलते थे। बहुत से राजा हैं जिसका अभी तो याद नहीं आ रहा। जैसे एक राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, चंद्रगुप्त सेकेंड का नाम था, जो गुप्त वंश के थे, ठीक है। ऐसे आप मतलब फेमस नाम कुछ याद कर सकते हैं इसका, जिंदा पीर, औरंगजेब। नेक्स्ट क्या है, एड्स। जो एड्स बीमारी है किससे होता है, वायरस से होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि एड्स बीमारी आपका किससे होता है, वायरस से होता है। वायरस से और भी बहुत सारे रोग होते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में पूछ लेता है कि एक रोग दे देगा, पूछेगा कि जीवाणु से होता है कि वायरस से होता है, विषाणु से होता है कि प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। एड्स दिवस भारत में या विश्व में कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस, ठीक है। तो ये वायरस से जो भी रोग होता है उससे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हम समझ लेते हैं, याद भी कर लेते हैं। क्या है,
ये ट्रिक मेरा नहीं है, हम भी कहीं से कॉपी मारे हुए हैं। वायरस से होने वाले रोग का ट्रिक है। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब रेबीज, खासरा, हर्मीस, मेनिंजाइटिस, आपका हो जाएगा हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा करके कुछ को मतलब नहीं हुआ। पोइचे का मतलब हुआ, पो से होगा पोलियो, ए से मतलब हुआ एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसंध रोग जो गले में होता है, और इन्फ्लुएंजा। ठीक है, फिर से बताते हैं। रेबीज, खासरा, हर्मिस, मेनिंजाइटिस, और आपका हो जाएगा कौन सा, ही से हो जाएगा हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, और आपका हो जाएगा छोटी माता, डेंगू, गलसंध रोग और इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 13 से 14 बीमारी है जो कि आपका वायरस जनित है, वायरस से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्या है? पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से। वाद्य यंत्र से भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहते हैं, वाद्य यंत्र से। ठीक है, तो आप भी, आपका होमवर्क है कि आप वाद्य यंत्र से जितना भी जो भी है रिलेटेड उनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, नहीं तो आने वाले क्लास में उसका भी हम नाम लेके आ जाएंगे। अल्टरनेटिंग करंट से डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? अल्टरनेटिंग मतलब एसी से डीसी में बदलना है तो आपको रेक्टिफायर की जरूरत पड़ता है, एसी से डीसी में। और इसका उल्टा डीसी से आपको एसी में कन्वर्ट करना है तो आपको इन्वर्टर का आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि डीसी से एसी में कन्वर्ट के लिए आपको इन्वर्टर का जरूरत पड़ेगा। चलिए, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो को पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।